सिर्फ 2 हफ्ते का समय, क्या इतना समय काफी है राइटिंग स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए? मेरा यकीन है दोस्तों, इस वीडियो के बाद राइटिंग स्किल में कोई आपका 1 मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। अगर आपको लगता है फॉर्मेट से वाइज आप फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो इससे बड़ी गलतफहमी कोई नहीं हो सकती। ये जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर हो सकता है आपके फुल मार्क्स की गारंटी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है आपका राइटिंग स्किल्स। भाई साहब, बात हो रही है 14 मार्क्स की और हर साल बच्चे ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और ये मार्क्स गवा देते हैं। क्या होता है, हम पूरे तरीके से रिलाय हो गए कि फॉर्मेट सही होगा तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे और इस चक्कर में कई बच्चे आगे की पढ़ाई करते नहीं है। लेकिन इस बार आपके लिए मैं ले आया हूं एक 100% इलाज। वो क्या है? टॉपर्स की कॉपियों का भैया डेटा अच्छे तरीके से दिमाग में भर लिया है आपके सर ने और समझ लिया है कि मार्क्स कहां कहां बंटते हैं, कहां कहां मिलते हैं। तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि आज हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वहीं पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि आज जो पढ़ने में मजा आने वाला है। क्योंकि भाई साहब, मार्क्स की वर्षा होगी अगर आप वैसे कर लेंगे जैसा कि सर बता रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका नोटिस एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले जाहिर सी बात है, बॉक्स बनाना कभी नहीं भूलेंगे इनमें। बाकी मैं आगे और अच्छे समझाऊंगा, लेकिन ये हर जगह पे बताता रहता हूं क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके भी मार्क्स गवा देते हैं। फिर आता है आपका फॉर्मल रिप्लाई और ओपिनियन। ये क्या होता है? ओपिनियन आपका क्या होता है? वाद विवाद की बात हो रही है। किस बात की बात हो रही है? वाद विवाद की बात हो रही है, जिसमें आपको एक टॉपिक मिलता है, आपको उसके पक्ष में या विपक्ष में रहना पड़ता है। ठीक है। फॉर्मल रिप्लाई क्या? आपका इन्विटेशन, जिसे आप स्वीकार करो या स्वीकार कर दो। वो कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं आपके? टोटल 4 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। फिर लॉन्ग कॉम्पोजिशन, जिसमें आ रही है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट, कोई भी आंखों देखा हाल, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। फिर हिंदी ट्रांसलेशन की क्यों बात की है? क्योंकि 22-23 तक आता था दोस्तों, अब नहीं आता है, पर उससे भी बेहतरीन चीज अब आने लगी है। वो क्या है? पैराग्राफ राइटिंग। और यहाँ पे टेस्ट होती है आपकी ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, पंक्चुएशन, हर चीज चेक होती है क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आप निबंध लिख रहे हो। तो यहाँ पे भाई साहब बहुत मेहनत का काम है और उसको भी आज हम अच्छे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सिर्फ 5 मार्क्स की बात है। और फिर आता है भैया हमारा लेटर राइटिंग, जिसमें सबसे कमाल की चीज आज आप जो पढ़ेंगे हम साथ में, वो है जॉब एप्लीकेशन विद सीवी क्यों हो सकती है आपकी बेस्ट बेट, क्यों ये करने में ज्यादा फायदा है। बाकी हम ये भी पढ़ेंगे ऑफिशियल बिजनेस लेटर, जैसे किसी चीज को आप एडिटर को लिखते हो, किसी परेशानी को लिखते हो या किसी आधिकारिक बात को लेकर आप लेटर लिखते हो किसी एडिटर को या बिजनेस लेटर, तो उन सब बारे में भी चर्चा होगी और वो भी हम पढ़ेंगे आज। कितने? टोटल 5 मार्क्स के लिए। तो ये सब समझने के लिए हम चलते हैं भैया अपने अगले पार्ट पे, जो कि हमारा एडवर्टाइजमेंट का। और आप लोग बने रहिए क्योंकि मैं आपसे बहुत कमाल की चीजें इसमें शेयर करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, क्या बात है कि मैंने सोचा कि यार बच्चे हमारे जब एग्जाम देते हैं तो ग्रामर में तो साफ एक एक आंसर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि एक आंसर दिया। किसी भी चीज का, किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, या तो 1 वर्ड हो सकता है, मतलब ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो अपनी लेटर राइटिंग है या किसी भी प्रकार का जो राइटिंग स्किल में जो भी हम काम करते हैं, वहां पे क्या करें बच्चे? उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सारे टॉपर्स की कॉपीज निकाली और उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ा भाई साहब कि किस चीज के मार्क्स मिलते हैं, कहां पे उन लोग चेक करते हैं। तो आज वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे आपको ध्यान रखना है। जो आपकी नजर में जो आम सी चीज लग रही है, वो जहां पे जो लोग चेक करके आपको मार्क्स देते हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हर चीज पे ध्यान रखिएगा क्योंकि आज मैं आपसे वो वाली जानकारी भी यहां पे शेयर करूंगा। चलिए देखिए, मीनिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई साहब, एक टाइप की पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। क्यों यूज होती है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट है नहीं, विज्ञापन। विज्ञापन है नहीं क्या? बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कोई बात हमें पहुंचानी है, मतलब कोई चीज बेचनी है या कोई न्यूज पहुंचानी है, तो हम एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करते हैं। कैसे होता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, टेलीविजन, आजकल तो कई तरीके हैं, सब विज्ञापन का ही खेल हो गया है। तो अपन डेफिनेशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि डेफिनेशंस आपके काम नहीं आएंगी। यहां पे डेफिनेशंस भूल जाइए। जो ज्यादातर बात वो करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई आदमी, मतलब समझ रहे ना, एक प्रारंभिक उसको ज्ञान नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कई लोग स्किप भी कर सकते हैं या फिर जल्दी से बढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो मेन काम है, मैं हमेशा बोलता हूं, जो चीज एग्जाम्पल से और प्रैक्टिकल करने से समझ में आती है, वो वैसे नॉर्मली समझ नहीं आती। ठीक है,
अब क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं और एक कमर्शियल होते हैं। कैसे होते हैं? क्लासिफाइड होते हैं और एक कमर्शियल होते हैं। क्लासिफाइड कैसे होते हैं भैया? शॉर्ट और ब्रीफ, मतलब छोटे से होते हैं और मतलब जानकारी बिल्कुल एकदम कट टू कट रहती है। यूज्ड फॉर किस चीज के लिए यूज होते हैं? जॉब, सेल, मतलब किसी की नौकरी के लिए, या फिर कोई चीज बिक रही है बेचने के लिए, रेंट, अगर किसी को कोई चीज हम किराए पे चढ़ाने के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड कोई चीज मिली है या खो गई है, तो वो सब बताने के लिए हम यहाँ पे उसका प्रयोग करते हैं। टाइप्स भी उसके वही है। मैट्रोमोनियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चलता है भाई साहब, मैट्रोमोनियल के लिए भी देते हैं ना कि ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड। आपने कई बार अपने घर के अखबारों में देखा होगा, एक अलग से सेक्शन रहता है वैवाहिक के लिए जिसमें लिखा होता है दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए, तो वैसे मैट्रोमोनियल होता है। ठीक है, अब कमर्शियल में क्या होता है? डिटेल्ड रहता है और अट्रैक्टिव रहता है। डिटेल्ड और अट्रैक्टिव क्यों रहेगा? क्योंकि भाई साहब कमर्शियल है तो कोई चीज बेचने बाचने वाली बात होगी, तो उसमें एक एक बात, उसमें फोटोग्राफी वगैरह भी मिलेगी। क्या? प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट करने के लिए होता है। जैसे आपके ये वैवाहिक वाली बात हो गई, इसमें क्या है? कट टू कट जानकारी होती है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्लासिफाइड इंपॉर्टेंट है। इसमें बस ये समझ लो, जो भी भाई साहब क्रिकेट मैच के बीच में जो एड्स आती हैं वो कमर्शियल एड्स कहलाएंगी। ठीक है आपकी। अब चलते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। कौन कौन सी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं भाई साहब? प्रॉपर्टी फॉर सेल, टू परचेज, अपॉइंटमेंट और वैकेंसी, मैट्रोमोनियल्स, एजुकेशन, लॉस्ट एंड फाउंड, ट्रेवल टूर्स। आपको अभी सेम चीज मैंने बताई, बस उसी चीज की बात होगी और कुछ अलग नहीं होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साइड लिखे हुए हैं, ये हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे इन केस फ्यूचर में कभी कोई जरूरत पड़े कि भाई साहब ये भी हमारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भैया ये क्या है? ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स ही मिल रहा है। कई बच्चे ये सोच के चले जाते हैं एग्जाम में क्या सिर्फ फॉर्मेट सही लिख दिया, बीच में कुछ भी कबाड़ लिख दोगे तो चल जाएगा। नहीं दोस्तों, यहीं से बताना शुरू कर देता हूं, ऐसा नहीं होता है। वो इंसान जो वहां पे चेक कर रहा होता है, आप लोग जाके देख लेना। मैं हमेशा कहता हूं मॉडल पेपर तो सॉल्व करते हो, पुराने आंसर शीट्स भी देखा करो टॉपर्स की। अंडरलाइन करते हैं कि हाँ भाई साहब हर चीज मेंशन हुई जो अपेक्षित थी, मतलब जो हमारा एग्जाम दे रहा है उससे हमने सोचा था कि ये देगा, तो वो सब चीजें अगर वहां पे लिखी हुई है तभी मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टाइटल आता है, फिर बॉडी आती है, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम। सबसे सरल तरीका यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। 4 मार्क्स के लिए इससे सरल आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स ब्रीफ में बिल्कुल समझाऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फॉर अ जॉब कर रहे हैं तो क्या आपको क्या क्या लगेगा? अच्छा, ये वाला जो पार्ट है भाई साहब, इसका तो आप एक काम करो, इसका पीडीएफ निकाल लो या इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, इसकी फोटो रोज देखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा, आपको निम्न मतलब जो साथ में चीजें मेंशन हैं वो ही लिख के आपका काम हो जाएगा। देखो बच्चों, मुझे पता है आप में से कई लोग बहुत होशियार होंगे जो अपने बलबूते पे भी कवर कर लेंगे, कुछ नहीं, उनको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा एक इनमें से एक ऐसा पार्ट होगा, समझ लिए, चलिए फॉर अ जॉब की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि आपको जॉब वाला याद भी होगा कि जॉब में क्या क्या लिखना होता है। क्या लिखना होता है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है, क्वालिफिकेशन लिखनी होती है, एक्सपीरियंस, एज, सैलरी। ठीक है, इतनी आसान सी बात है, फॉर अ जॉब के लिए आप लिख रहे हो। पर आप में से कई लोग होंगे जो मुझे लगता है इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे। मैट्रोमोनियल, अब देखिए इसमें तो बहुत ज्यादा है ना लिखने के लिए। सेंटेंस मेकिंग भी है, डिटेल ऑफ ब्राइड लिखनी है, डिटेल ऑफ ग्रूम, जो भी है जिसकी भी बात हो रही है, दूल्हा दुल्हन जिसकी भी बात हो रही है। टाइप ऑफ मैरिज, किस टाइप की मैरिज, मतलब उसमें जो भी चीजों का प्रयोग होगा, शॉर्ट फ्रेजेस होंगे, नॉट सेंटेंसेस। ठीक है, शॉर्ट फ्रेजेस, सेंटेंस नहीं लिखने। एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखा जाता है। अब जैसे उसमें लिखा जाएगा कि हाइट लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि व्यक्ति की हाइट 5 फुट 10 इंच है, नहीं, सीधा लिखेंगे हाइट, हाइट लिखेंगे और लिख देंगे बाजू में 5.8। ठीक है, मतलब फलाने व्यक्ति का रंग ये है, वो नहीं लिखेंगे, रंग लिख देंगे और गोरा लिख देंगे, जो भी लिखना है। उन सब बातों पे अपन यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी एग्जांपल्स के साथ अपन उन्हें समझेंगे ही। ठीक है, इसको यहाँ पे मिटा देता हूं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो अल्टीमेटली, अगर आपको लॉस्ट एंड फाउंड का आ रहा है तो आइटम, डेट, प्लेस, रिवॉर्ड, ये सब मेंशन होना ही चाहिए। टू लेट के लिए तो लोकेशन, रेंट, अकोमोडेशन डिटेल्स, ये सब मेंशन होना चाहिए क्योंकि इनके ही मिलेंगे आपको मार्क्स। ठीक है, अब सोचिए 1 2 3 चीजें मेंशन की, एक फॉर्मेट का मिल गया, 3 ये चीजें मेंशन की, कितने हो गए टोटल? कितने हो गए भाई साहब? 4 मार्क्स हो गए आपके। कितने हो गए टोटल? 4 मार्क्स। तो अगर आप मिस करते हो इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन देना, आप यकीन मानिए आपके लिए वो भाई साहब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से घातक हो सकता है, आपके मार्क्स को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब भाई साहब यहां देखिए,
सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 2+5 4+3 वाली कहानी है, दोनों में साथ ही आना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये वैसा वाला गणित नहीं कि आप लोग सोचो यार कि मैंने शैलेंद्र का याद किया था लेकिन अब तो डायरेक्ट पूछ लिया गया कुछ अलग सा। दोनों में सेम बात हो रही है। इसमें क्या बात हो रही है? शैलेंद्र 25C, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। विश टू लेट आउट, विश टू लेट आउट, लेट आउट यानी किराए पे देना। और यहां पे भी कौन सा पूछा गया है? टू लेट ही पूछा गया है। ठीक है, यहां पे सारी इंफॉर्मेशन है कि विश टू लेट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग लोकेशन, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, रेंट एक्सपेक्टेड, कॉन्टैक्ट ऑर्डर, टेलीफोन नंबर। चलिए भाई साहब, इतना प्यारा है, ये तो कुछ इसमें है ही नहीं। अगर ऐसा पूछ लिया तो आपके तो वारे न्यारे हो गए। लेकिन अगर डायरेक्ट भी पूछ ले, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट। अब बताइए, अगर टू लेट वाला आता है तो भाई साहब ये पीडीएफ जो आपको प्रदान की गई है, भाई साहब प्लीज इसका शुक्र मनाइएगा और इसको उपयोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे मिल गए ना, सारी चीजें जो अपन को लिखनी चाहिए किसी भी टू लेट वाले में। वो क्या होता है? वो होता है गिविंग लोकेशन, लोकेशन देनी है भाई साहब, लोकेशन एक चीज हो गई। फिर टाइप ऑफ अकोमोडेशन एक चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। रेंट एक्सपेक्टेशन तीसरी चीज हो गई। कॉन्ट्रैक्ट 4 हो गए। टेलीफोन नंबर अपने 5 हो गए। अब बताइए, 5 हो गए। एटसेट्रा इसलिए लिखा है कि भाई साहब अगर कोई भाई साहब और महान हो और भी बेहतरीन सोच सकते हो, इनसे गलती हो गई क्वेश्चन लिखने में, तो आप वो भी लिख सकते हो। लेकिन इसके अलावा तो सारी चीजें दी, ये 5 चीजें कर लोगे तो टू लेट वाले सारे सॉल्व कर दोगे। देखिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो इसमें क्या लिखा है? अवेलेबल इन 25C स्कीम अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माय हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर कंप्राइजिंग ऑफ 2 रूम्स। यही सब लिखा होता है ना। टाइप ऑफ अकोमोडेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, सेपरेट एंड अटैच्ड बाथरूम, ये तो आप लिख ही सकते हो यार, सेपरेट एंड अटैच्ड बाथरूम। ठीक है, 24 आवर वाटर सप्लाई। किसी भी टू लेट वाले में ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? एक बात बताओ, अगर उसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ बी हाउस नहीं लिखा है, 1 BHK लिखा है, 2 BHK लिखा है, 2 BHK पोर्शन, 2 BHK 2 BHK पोर्शन ऑफ माय हाउस, मतलब कोई आदमी अपने घर में बना लेता है जितना एरिया होता है ना, 2 BHK फ्लैट, आई वांट टू रेंट अ 2 BHK फ्लैट इन अ बिल्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर होता है, चलो 2 BHK बात होती है, 2 BHK फ्लैट इन अ बिल्डिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर या 6th फ्लोर 7th फ्लोर, सब लग सकता है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। आप समझ गए ना मैंने क्या बोला? लैंग्वेज में जरा सा चेंज। उसके अलावा आपको दिया गया है ना, आपको पूछा गया है कंस्ट्रक्टेड अ न्यू, यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस। अब देखिए पोर्शन वाली बात की, 1 BHK 2 BHK कुछ भी लिख दे, आपका काम हो जाएगा। आप उसमें लिख सकते हो 2 रूम्स एंड अ किचन। भाई साहब कौन सा ऐसा घर है जो स्मॉल पोर्शन है और 2 रूम आ रहे हैं और एक किचन भी आ रहा है? आजकल तो खैर 6000 में तो नामुमकिन है भाई साहब, 60,000 होना चाहिए यहाँ पे। सो सेपरेट एंड अटैच्ड बाथरूम, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, ये तो सब पे चल जाएगा। 24 आवर्स वाटर सप्लाई, अटैच्ड बाथरूम चल जाएगा। ठीक है, रेंट विल बी 6000 पर मंथ एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर चार्जेस। जस का तस रट लो, कुछ अंतर नहीं आएगा। पोर्शन बदल सकता है, वही मैंने बात की 1 BHK 2 BHK, और हाई चांस है वो भी ना बदले। और भाई साहब आपका कांटेक्ट और आपने अपना लिख दिया, क्या एड्रेस लिख दिया, और साथ में क्या लिख दिया, या फिर कॉल पे यहाँ पे अपना 9 डबल, मतलब ऐसे 4 बार X बना दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार बना देना वैसे तो, पर ये आपका काम हो गया। बताइए किसी को कोई तकलीफ? चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यू हैव कम ऑन ट्रांसफर टू अ न्यू सिटी, यू नीड एन अकोमोडेशन विद 2 रूम, सेपरेट बाथरूम, किचन विद अ पोर्टिको ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑन रोड साइड, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पूरा यही दिया है, पूरा ये दिया। लेकिन इस बार क्या है, आप चाह रहे हो तो उसकी हेडिंग क्या होगी? वांटेड। अच्छा, हेडिंग भी बहुत मायने रखती है। वहां टू लेट मत लिख देना, ठीक है, वहां चाहिए वांटेड, जब आप कोई चीज मांग रहे हो, चाह रहे हो या ढूंढ रहे हो। ठीक है, भाई जो सेम लिखा था, अ 2 रूम फ्लैट विद सेपरेट लेटरिन एंड बाथरूम, किचन एंड पोर्टिको ऑन ग्राउंड फ्लोर बाय द रोड साइड इन जशवंत नगर। अच्छा देखिए जगह भी लिख दी, किस एरिया। अगर बाई चांस आपको भी इस तरीके क्वेश्चन आता है किसी भी एरिया, देखिए यहां तक तो वही लिखा हुआ था, लास्ट में भाई साहब ने बस ये लिख दिया जशवंत नगर वारण, और फिर कॉन्टेक्ट भी लिख दिया अपना पूरा, और चाहो तो आप अपना फोन नंबर भी लिख सकते हो। बिल्कुल सरल था, कुछ नहीं था इसमें एक्स्ट्रा, है ना। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अच्छा, जब आप इस तरीके का लिखते हो तो एड्रेस के साथ आप बाजू में अपना, बाय द वे मैंने शायद बताना भूल गया कि यहां पर अपना पोस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अपना पोस्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि कांटेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, चाहे एड्रेस के साथ लिख दो, चाहे आप अपने फोन नंबर के साथ लिख दो। ठीक है, अब यू वांट लेडी टीचर्स फॉर DAB पब्लिक स्कूल जयपुर, दे शुड बी MA MSc इन देयर सब्जेक्ट्स विद फर्स्ट डिवीजन प्रेफरेबली ट्रेन ड्राफ्ट। आपको इसमें भी एडवर्टाइजमेंट लिखना है। आपको क्या समझ आए क्या? अच्छा, ये
आपका मेन मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया कराई जिसका आप यूज करोगे, ये तो लेजिट दी गई है। उसके अलावा पूरा अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, कभी ऊपर से पढ़ के ही जज नहीं करना, नीचे तक जाना, देखना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब जैसे क्या लिखा है, स्टेट डेट, टाइम और वेन्यू, इसके ही मार्क्स हैं, इसके ही मार्क्स मिलने हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया ना, पहले तो हमेशा उसको ही आंसर करना जरूरी है। आपके पास होगी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, शायद आप ये बता पाओ कि सब्जेक्ट्स में चाहिए है, ठीक है, वैसे यहाँ पे बात दी गई होगी, पर किस सब्जेक्ट्स में चाहिए, अच्छा उनमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो उतना सब लिख सकते हो तो बहुत बधाई, लेकिन इतना तो आपसे मिनिमम मतलब उम्मीद की जा रही है। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट स्लाइड पे। सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वेकेंट यानी पोजीशन वेकेंट एक ही होता है, पर सिचुएशन वेकेंट ज्यादा बेटर शब्द माना जाता है जब किसी नौकरी के लिए हम किसी प्रकार का कोई क्या डालते हैं, विज्ञापन डालते हैं। वांटेड लेडी टीचर्स विद एमए एमएससी फर्स्ट डिवीजन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेफरेबली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। फॉलोइंग सब्जेक्ट नीचे दिए हुए हैं सब, है ना, नीचे बताए गए हैं, जैसे इंग्लिश में 2 चाहिए, मैथ्स में 1 चाहिए, हिंदी में 2 चाहिए, फिजिक्स में 1 चाहिए, ठीक है। The number of vacancies is given against each subject, salary according to government norms, walk-in interviews with original photocopy of certificates at DAB Public School, जयपुर। अब देखिए भाई साहब, इतना तो उनने मांगा ही था, इतना तो उनने मांगा था, किस जगह पे हो रहे हैं, कितने बजे हो रहे हैं, कितनी तारीख को हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा डेट टाइम वेन्यू तो आपने लिख दिया, उसके अलावा उन्होंने क्या बोला, एमए एमएससी विद द फर्स्ट डिवीजन प्रेफरेबली ट्रेंड, इतना भी भाई साहब आपने वहां पे देखा, इतना भी यूज हो गया ना, इतना भी आपका पूरा प्रयोग में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, जो बाकी यहां तक इंफॉर्मेशन थी, बाकी सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, वॉक इन इंटरव्यू, देखिए पीछे भी बताया गया था कि जब भी जॉब की बात होगी तो आप सैलरी की जरूर बात करेंगे, क्या आप सैलरी मेंशन करेंगे, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यूज विद ओरिजिनल फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, तो बहुत बहुत कोई बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर नहीं करनी, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो याद रख पाना भी बहुत आसान है। क्यों याद रखना आसान है? क्योंकि आप इन चीजों से डेली गुजरते हो। आपने देखा है जब आप जाते हो एडमिट कार्ड लेने तो फोटोकॉपी भी करवाते हो, सब चीजें, तो आपको पता है कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या समझ रहे हैं हम कि भैया अब आ गया आपका वही जो फेवरेट मैंने बोला था, ग्रूम और ब्राइड वाला। ये थोड़ा कठिन क्यों होता है, जो अपन बातचीत अभी तक करते रहे, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग फ्रेज, लेकिन इतना कठिन नहीं है। वो जस के तस वही बातें प्रयोग होंगी, बस जगह बदलेगी। जगह कैसे बदलेगी? जैसे ग्रूम मतलब क्या होता है भाई साहब, सब बच्चों को पता ही होगा मेरे। ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, और अपनी ब्राइड मतलब क्या होता है? ब्राइड मतलब क्या होता है? ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ठीक है। तो भाई साहब जब आप ढूंढ रहे हो दूल्हा, तो सबसे जाहिर सी बात है कि दुल्हन के लिए ढूंढ रहे हो, और आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर इन केस अगर बदला बदली भी हो जाए तो देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा सिस्टर के बारे में, क्योंकि किस इंसान के लिए ढूंढा जा रहा है पहले उसके बारे में सारी जानकारी दी होगी। जैसे सूटेबल मैच अलायंस जोड़ा जाए, मतलब कि एक सूटेबल जोड़ीदार ढूंढा जा रहा है। ब्राह्मण भरद्वाज फेयर गर्ल, 28 साल की है, 5 फुट 5 इंच की है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, पीएचडी मैथ्स वर्किंग एज अ लेक्चर। ये पूरी इंफॉर्मेशन किसकी दी गई है? यहां तक किसकी दी गई है? आपके जो भी जिसके बारे में भी आपको बोला गया है कि हमको उनकी शादी करानी है, ठीक है, चाहे वो कोई मोहतरमा हो या कोई मोहतरम हो, तो उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपकी सिस्टर की आपने पूरी जानकारी दे दी, और फिर जयपुर 6। अब आपको ये सब मन से बनाना होगा, ये सब आपको मन से बनाना होगा। तो 28 मतलब उम्र आप कुछ भी लिख दो, एज मतलब लगभग, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो, लेकिन पर आपको आप लगभग यही चीज यूज कर सकते हो, कुछ भी मत बदलो अनटिल अनलेस कोई अलग से इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि इनकी एज ये है या इनकी हाइट ये लिखो या इस जगह नौकरी करते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 6 अलायंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेक्चर्स। आप 6 अलायंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अलग है, ये देखेगा, ये आपका एग्जामिनर चेक करेगा कि लिखा है कि नहीं लिखा है। 6 अलायंस फ्रॉम, 6 अलायंस फ्रॉम, ठीक है। यहां तक किससे अलायंस फ्रॉम मतलब एक्सपेक्ट कर रही है? यूनिवर्सिटी लेक्चर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, या कुछ भी अर्ली डिसेंट मैरिज चाहिए, सब कास्ट नो बार, ठीक है। ये इतना आप जस का तस लिख सकते हो, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। यहां से बोल रहा हूं, यहां से आपको समझने की जरूरत नहीं है क्या अर्थ है क्या नहीं है, ये आपका वैसे के वैसा उपयोग हो जाएगा, क्योंकि वैसे इंफॉर्मेशन लिखने जाओ तो बहुत सारी चीजें। अब क्या लिखा है? सेंड बायोडेटा हॉरोस्कोप फोटो टू मोहित भरद्वाज। मोहित भरद्वाज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको कैपिटल में लिखने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सेंड बायोडेटा टू मोहित भरद्वाज, जो पहले लिखा हुआ था नाम, मोहित या मोनिका जो भी आप लिखना है, मोहित भरद्वाज, B34 रंजीत नगर जयपुर, बस बात खत्म। चाहे तो आप यहाँ पे और ईमेल भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अपना
कांटेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई जरूरत मतलब लिखेंगे तो अच्छा ही लगेगा, बेटर ऐड ही होगा, पर इतना लिखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है वो क्या है, बॉक्स बनाना। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा अक्सर होता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता ना उस समय की यार बॉक्स का क्या है, मतलब याद नहीं रहता, लेकिन मैंने एक कमाल की टेक्निक अपने स्कूल टाइम में जो फॉलो की थी, जो मेरे हमेशा काम आई है, वो क्या है, बॉक्स के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी आप अपना मटेरियल लिखना शुरू करो, ठीक है, तो यहां पे ना ऐसे एक बना दो, ये 3 पगडंडियां बना, तो लिखना तो नीचे है, जहां तक जाएगा जाएगा, उसे क्लोज कर देंगे। लेकिन जब आप ये 3 बना देते हो ना, ये 3 लाइंस, तो आपको याद तो रहता है कम से कम कि हमें बॉक्स बनाना है। तो आपके लिए मैंने ये शुरू से बता दिया, ये सिंपल आइडिया है, मैं अपने दोस्तों के लिए बता रहा हूं, वैसे तो ज्यादातर लोगों को अब ये चीज रट चुकी है, इतना समय हो चुका है, लेकिन जिनको लगता है भूल सकते हैं, तो पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखेंगे कि हमें बॉक्स के लिए पहले से इतना स्पेस बना देना, वो हमारी हमेशा मदद करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, हो गया खत्म। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, और वो क्या है हमारा, नोटिसेस। क्या है हमारा, नोटिसेस। अब नोटिसेस में क्या है, नोटिस क्या होता है, नोटिस जनरली बस एक आइडिया समझ लीजिए भाई साहब, नोट में आना चाहिए आपके एग्जाम में, जब आपके प्यून भैया नोटिस लेके आते थे कि कल की छुट्टी है, तो आप लोग नोट करते थे ना, खुश हो जाते थे, कॉपी में भी नोट करते थे और दिमाग में भी कि कल क्रिकेट खेलने कहा जाना। तो सिंपल डेफिनेशन ही है, नोटिस क्या है, बाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्फॉर्म अबाउट किसी प्रकार का कोई इवेंट हो, कंपटीशन हो, कोई सेरेमनी हो, कोई स्कूल में कंपटीशन फंक्शन होते हैं। तो जैसे कि मैंने बार बार आपको एक बात बोली है कि अपन को ज्यादा डेफिनेशन में नहीं घुसना है, अपन को एग्जाम्पल से ही सब समझना है। बस सीधी बात यह है कि किसी खास जानकारी को लेके किसी प्रकार का कोई ऑर्डर सर्कुलर जो अपन को भेजा जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, नोटिस। नोटिस भी वैसे बॉक्स में आता है, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां समझ लेते हैं क्या हो रहा है। अरे भाई साहब देखिए, ये है अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट के क्या कोई मार्क्स होते हैं, ऑफ कोर्स फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, लेकिन फॉर्मेट का एक ही मार्क्स होता है, या फिर थोड़ा अगर उनको अच्छा लग गया, जो भी उनकी मर्जी हो। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे समझते हैं फॉर्मेट लिख दिया बात खत्म हो गई, ऐसा कभी और कतई नहीं होता। बॉडी भी उतनी ही मायने रखती है, आप बॉडी में क्या क्या लिख रहे हो, इंफॉर्मेशन किस तरीके से दे रहे हो, बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि ये तो आप याद कर ही लोगे। अब जैसे सिंपल यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ स्कूल, किसी भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात हो रही है वो, फिर नोटिस लिख दोगे बढ़िया से हाईलाइट करके, मतलब हाईलाइट से मतलब ऐसे आपने लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, फिर आएगी अपनी हेडिंग, फिर आएगी अपनी मतलब पहले आएगी डेट, फिर आएगी हेडिंग, फिर अपनी बॉडी आ जाएगी, और फिर सिग्नेचर, फिर नेम, और फिर क्या आ जाएगा अपना डेजिग्नेशन, ठीक है। अब जैसे अपन आ जाते हैं अपने बॉडी का मेन कंटेंट समझ लेते। देखो बच्चों, 5W का खेल है पूरा। 5W क्या है हमारे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु और हूम। अब व्हाट में क्या आता है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इवेंट है, किसकी बात हो रही है, व्हेन कब होगा, किस डेट पे होगा, किस टाइम पे होगा, ठीक है, और कहां हो रहा है, हु इज कंसर्न, किसके कंसर्न हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, किन लोगों के मध्य होने वाला है ये नोटिस का जो खेल है, कि मतलब क्या जैसे स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं या टीचर्स फैकल्टी किन को इनवाइट कर रहे हैं, किससे कंसर्न है वो वाली बात। और उसके बाद whom to contact और what to do, whom to contact और what to do जो लास्ट में आप इंफॉर्मेशन देते हो कि अगर आपको इस कार्यक्रम में भाग लेना है, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेनी है, तो किससे कांटेक्ट करें, वो वाली बात। तो अगर ये 5W अगर आपने फॉलो कर लिए, 5W को जस के तस मतलब इनकी इंफॉर्मेशन लिख दी, याद करना आसान है, तो आपको मिल जाएंगे भैया फुल मार्क्स। क्योंकि एक बात जानने की है, देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। द इको क्लब ऑफ जेएसएसआर रंगपुर ने क्या प्रपोज किया है, ट्री प्लांटेशन कैंप करेंगे, नोटिस लिखना है, आप शुभ या शुभाश हो और स्कूल बोर्ड पे कि बच्चों को इसमें पार्ट लेना है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगपुर, अब यहाँ पे नोटिस, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, पहले आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कैपिटल में लिख सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आता है आपका नोटिस आता है, फिर आपका ट्री प्लांटेशन। अच्छा, इन लोग को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना जरूरी है, क्योंकि नोटिस में जो हाईलाइट होने चाहिए पॉइंट, उससे क्या होता है, एक अट्रैक्टिव नोटिस बनता है। और नोटिस का काम ही है कि लोग के नोटिस में आए कुल मिला के, ठीक है। तो ये अपने कैपिटल में लिखा, फिर नोटिस लिखा, फिर अपनी आ गई क्या, डेट आ गई, ठीक है। और फिर अपना ये ट्री प्लांटेशन कैंप का यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दिया, बढ़िया। ऐसे आप लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, ठीक है, कोई मायने नहीं, अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट बढ़िया दिखना चाहिए। और नीचे जो अपना रहता है नेम और डेजिग्नेशन, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूं, बॉडी भी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जनरली बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि यार फॉर्मेट सही है तो सब काम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। अब देखिए, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, स्टूडेंट्स मतलब कौन इन्फॉर्म्ड हुआ, किसको कंसर्न्ड है ये,
ये स्टूडेंट के कंसर्न में बात हो रही है क्या, तो अपने होम का जवाब मिल गया, ठीक है। Are hereby informed that the eco club of our school has proposed a tree plantation camp. What is happening? क्या हो रहा है? ट्री प्लांटेशन कैंप हो रहा है, ठीक है। इट विल बी कहां होगा, ये वैन मिल गया आपको, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू टेक पार्ट इन द कैंपेन, ठीक है। ये आपको किसको देना है, उसकी बातचीत यहाँ पे आपको सुभाष को देना है, ठीक है। ये बातचीत हो गई, और कहां पे हो रहा है, ये स्कूल पे हो रहा है। तो सारे आपके हु, वेयर, हुम, व्हेन, और कौन सा था अपना लास्ट वाला, हु, whom, where, when और what is information, वो भी पांचों पॉइंट आपके क्या कवर हो गए। इससे फायदा पता है क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ा। आपने क्या सोचा, आपने हु सोचा, किसको कंसर्न है ये सोचा, कब हो रहा है ये सोचा, कहां हो रहा है ये सोचा, किससे बात करनी है इवेंट को लेके आपने ये सोचा, ठीक है। तो आपके सारे पांचों जो कंप्लीट हो गए, उससे आपका ये वाला काम बन गया, ये सरल हो गया। देखिए नेक्स्ट में भी अपन ये ट्राई करेंगे। यू आर गोविंदा चारू स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कोटा और स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। फिर से ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहाँ पे आप खुद से ढूंढिए, देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है। अब ऑल द स्टूडेंट्स, ये कंसर्न पार्टी का हो गया, ठीक है। फिर कहां पे हो रहा है, वेयर, अब ये स्कूल में तो हो नहीं रहा, ये हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटा में। कब हो रहा है, 20 को हो रहा है, ठीक है। द इवेंट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय, किसके द्वारा हो रहा है, लायंस क्लब कोटा के द्वारा हो रहा है। और कौन, किससे बात करनी है आपको इस चीज को लेके, गोविंद और चारू से आपको कांटेक्ट करना है। बड़ा आसान था, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है। नोटिस में आप अपने वो 5 W जो आपको फिर से मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूं, कैसे, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, क्या है वो, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, किसके कंसर्न में हो रहा है, और होम टू कॉन्टेक्ट, किससे लास्ट में जो डेजिग्नेशन होते हैं उनकी बात हो रही है। अब अगला जो पार्ट आएगा उसमें आपको खुद ये चीजें खुद फाइंड आउट करनी है, ये आपका टास्क है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना मित्र, तो आंसर तो बिल्कुल लिख जाएगा, आंखों में आपके समझ में आने लगेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई साहब डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट। ये क्या है, कुछ नहीं है, डिबेट है। अभी कंपटीशन नोटिस की बात हो रही थी, डिबेट कंपटीशन, मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने भाग लिया होगा या उन्हें पता होगा कि इसका क्या औचित्य होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोगों ने भाग तो लिया है ना। अब सीधी सी बात है, डिबेट में क्या होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। एक कोई बातचीत होती है जिसके या तो आप पक्ष में बोलते हो या विपक्ष में बोलते हो, ठीक है। बस इतना ही होता है और कुछ अंतर तो नहीं होता है। अच्छा, आपको जो यहां पर टॉपिक दिया जाएगा, बहुत हाई चांस है कि बहुत आसान सा आपको एक टॉपिक मिलेगा, आपको उसके पक्ष में बोलना है, पक्ष में या विपक्ष में। मतलब जैसे जो टॉपिक है उसके लिए क्या सही है, मतलब जैसे आपसे बोला जाए कि क्या बच्चों को खेलने देना चाहिए, है ना, मतलब खेल जीवन में जरूरी है, आप बोलोगे हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मतलब ऐसे सरल टॉपिक ही मिलेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे इंडियन इकोनॉमी पे ऐसा कोई बड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या क्या पॉइंट जरूरी होते हैं जब आप डिबेट लिखते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर लॉजिकल रीजन होने चाहिए भाई साहब। खेल क्यों जरूरी है, उसमें ये नहीं लिख सकते कि नहीं यार, मतलब मेरे दोस्त बुलाते हैं तो खेलना चाहिए वरना उनको बुरा लग जाता है। नहीं, खेल हमारी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे बौद्धिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये होते हैं लॉजिकल रीजंस। तो वैसे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, इन्हें आप पैराग्राफ में लिख लो चाहे पॉइंटर्स में लिख लो, बस लॉजिकल होने चाहिए। अब जैसे आप फॉर, मतलब अगर पक्ष में हो, किसमें हो आप, पक्ष में हो, तो किस तरीके से बातचीत होगी, पक्ष में क्या होगा, सपोर्ट द टॉपिक, टॉपिक को आप सपोर्ट ही करोगे, जाहिर सी बात है। आप एडवांटेजेस बताओगे, उसके क्या फायदे होते हैं और उसकी क्या पॉजिटिव, मतलब कोई उसके सकारात्मक इफेक्ट्स बताएंगे, ठीक है। फैक्ट्स, एग्जांपल, सबसे बढ़िया चीज होती है एग्जांपल्स यूज करो, छोटा सा लिखना है। एग्जांपल से 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका पर्सनल टच भी आ जाता है, और दूसरा ये चीज कि आपको खुद की लैंग्वेज में खुद की बात लिखनी पड़ती है। लेकिन भाषा जितनी बेहतरीन होगी, जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, उतने अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में जाओगे, जाहिर सी बात है आप डिसएडवांटेज बताओगे, क्या उससे परेशानियां हो सकती हैं, उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं वो बताओगे, ठीक है। क्या रिस्क है, क्या प्रॉब्लम है जुड़ी हुई, क्या लिमिटेशन हो सकती है, उनकी बातचीत हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू आर पवन पूजा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राइट योर ओपिनियन इन द फेवर ऑफ विमेन एजुकेशन। तो फेवर में लिखा हुआ है ना, फेवर में, मैंने बोला था कि सरल सा टॉपिक रहेगा, विमेन एजुकेशन के फेवर में ही बोलेंगे ना हम, तो जाहिर सी बात है, तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो आपको बस क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां हमने क्या लिखा, फॉर लिख दिया, फॉर मतलब फेवर में, पक्ष में, ठीक है। फिर हमने अपना आंसर लिखना शुरू किया, इट इज राइटली सेड दैट इफ वन वुमन इज एजुकेटेड 7 जनरेशंस विल थ्राइव। क्या कमाल की लाइन लिखी है, देखिए हिंदी मुहावरा है ना कि
अगर घर की एक औरत पढ़ जाए तो मतलब 7 पुश्तें मतलब फलती फूलती रहती है, मतलब बहुत फायदा होता है, ऐसी बात लिखी है। तो देखिए कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, मुहावरे नुमा पॉइंट्स हैं, और इनमें देखिए कितने अच्छे वर्ड्स का यूज हुआ है, एजुकेटेड, बेटर, मदर, वर्कर, एस्टेब्लिश। तो आप जितनी बेहतरीन लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे और जितने बेहतरीन सेंटेंस बनाएंगे, आपको उतने बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे इनके केस में, ठीक है। अब जैसे अगले पार्ट पे आ जाते हैं, राइट योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक डाउरी, अ टोकन ऑफ लव और अ कर्स। अ डाउरी, टोकन ऑफ लव और अ कर्स। अब देखिए पक्ष में विपक्ष में, अब देखिए पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, ओपिनियन यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओपिनियन। अब यहां पे फेवर नहीं लिखा गया, ना फॉर लिखा गया है ना अगेंस्ट लिखा गया, तो इसमें आप दोनों ही चीजें लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे, जाहिर सी बात है बच्चों, मैं भी इसके अगेंस्ट में ही बोलूंगा ना, ऑब्वियसली इट्स अ कर्स, ये मतलब हमारे समाज की बहुत खराब चीज है ना। पर बात ये है कि जैसे बचपन में डिबेट में मैं क्या करता था, मैं उस टीम में हो जाता था जिसमें कम लोग रहते थे या कठिन रहता था, क्योंकि मुझे लगता था ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज है ना, बड़ा मैं हीरो लगूंगा। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी होता तो नहीं करता, क्योंकि ये बात है भाई साहब पेपर की, और वो भी 12th का बोर्ड है यार, इसमें ये सब मजाक नहीं चलेगा। इसमें आपको पकड़ना है वो वाला फॉर या अगेंस्ट जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब जैसे फॉर में क्या लिखा है, डाउरी एज वी नो मींस द गिफ्ट्स गिवन टू अ गर्ल बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। अब यहाँ पे एज ए गिफ्ट प्रमोट किया गया है। ये हमने दोनों एग्जांपल लिखे हैं, बस एक बातचीत है, अगर हमारा कोई दोस्त अच्छा फ्री है, जिसको अच्छा पकड़ है इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो वो अपने मन से कर भी सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जनरली वो चुनने चाहिए फॉर या अगेंस्ट, मतलब फेवर, या आप कहना चाहिए आप पक्ष या विपक्ष में जो भी हो, जो आपको सरल पड़े या जो समझ में आए, जल्दी पॉइंट आउट कर सको। तो इसमें ये आसान होगा ना कि डाउरी इज गिवन बाय वंस ओन विश मे बी गुड बट द फॉर्म इट हैज टेकन टुडे इज रियली डिस्गस्टिंग। मतलब आज जिस स्वरूप में दहेज का आदान प्रदान होता है वह बेहद खराब है। तो ऐसी बातचीत कुछ नहीं है, टॉपिक अलग ही आएगा। बस आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका जो अप्रोच है, जो आपका उसके प्रति, जैसे आपको किस तरीके से सॉल्यूशन चाहिए, वो आपको मेंटली, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके मतलब आपके दिमाग में कुछ अच्छे शब्द होने चाहिए, तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब चलते हैं दोस्तों क्या हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, वो क्या है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। मतलब भाई साहब जो इनविटेशन आता है आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हो, इसको लेके भी आपको क्वेश्चन आता है। ये भी बड़ा सरल है वैसे, मैं आपको बता दूं। अब इसमें क्या क्या तरीके होते हैं, देखिए इनविटेशन क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। जाहिर सी बात है किसी ने आपको बुलावा भेजा, भैया हमारे यहाँ कुछ इवेंट है आपको आना है। तो अब क्या होता है, जनरली आजकल तो सब व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और वहीं पे मतलब बातचीत हो जाती है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें उसे फॉर्मल और इनफॉर्मल तौर पे भाई साहब एग्जाम में बढ़िया तरीके से सेंटेंस बना के लिख के आना पड़ेगा। ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, आप सभी को इनविटेशन का मतलब पता है। बस अब बात हो रही है कि एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, और उसमें भी दो टाइप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब आप अपने घर में किसी बड़े मतलब चाचा ताऊ की अगर यहाँ पे किसी आपके भाई बहन की शादी नहीं जा पाते, तो बड़े प्यार से मैसेज करते हो ना कि ये कारण थे, मैं इस कारण से नहीं आ पाया, और दोस्त को क्या बोल देते हो, नहीं आ रहा। इस तरीके से बातचीत होती है। बस यही फॉर्मल इनफॉर्मल होने वाला है यार। तो एक्सेप्टिंग इनविटेशन, एक्सप्रेस थैंक्स। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या क्या चीजें करते हो, आप थैंक्स बोलते हो, क्योंकि यार भैया आपने मुझे बुलाया, उसकी बहुत बड़ी थैंक यू। क्लियरली एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करते हो, आप बताते हो कि मैं कितना विलिंगनेस, मतलब मैं कितना मन है मेरा वहां अटेंड करने का, मैं आ रहा हूं, और अपना डेट टाइम और इवेंट, ठीक है, डेट टाइम और इवेंट आप वहां पे शेयर करते हो अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन। डिक्लाइन कैसे करते हैं भैया, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। डिक्लाइन भी करोगे, मना भी करोगे, तो अच्छे से मना करोगे ना। यहाँ पे सब अच्छे से होगा, यहाँ कोई दोस्तबाजी नहीं चल रही है। आप रिग्रेट करोगे, मतलब है ना, पश्चाताप जताओगे कि मैं नहीं आ पा रहा, मुझे बड़ा दुख है। फिर गिव अ ब्रीफ एंड छोटा सा कोई वैलिड रीजन कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूं, अवॉइड साउंडिंग रूड और केयरलेस। ये तो जाहिर सी बात है। अब चलते भैया, दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। अभी आपको बताया फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर। अब इसमें पर अपन फॉलो क्या करते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट है। रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल, रिटन ऑन कार्ड्स, ठीक है, फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है, ठीक है, क्या होता है, थर्ड पर्सन का यूज होता है। अब इसमें होता है रिटर्न ऑन कार्ड्स में लिख देते, पर इसमें पर्सनल लेटर और मैसेज में उसमें समझने की जरूरत नहीं है। बस ये वाला पॉइंट समझ लो कि इसमें थर्ड पर्सन यूज होता है मेनली, और इसमें यूज होता है फर्स्ट पर्सन। इनफैक्ट आपको पता है, अभी आएंगे भी हम, लेटर वाला सेक्शन आपका जो दोनों ही आते हैं और में अथवा में, तो उसमें दोनों ही लेटर आपके टेक्निकली फॉर्मल होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर का जो आपके यहाँ पे स्वरूप हम यूज करते हैं हमारे बोर्ड में, वो होता है कौन सा, इस इनविटेशन में ही आ जाता है वो पूरा। अब भी मैं आपको बताऊंगा,
डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शन से मतलब क्या है अपने फॉर्मल इन्विटेशन में कि आई एम, जैसे अभी इसको ऐसे लिखना चाहिए, मतलब ये सही तरीका। फॉर्मल में आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करती आप, आई एम है ना, वी विल, तो इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं होती, पूरे शब्दों का प्रयोग होता है क्योंकि हम फॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें यूज हो सकता है आपके इनफॉर्मल में। अब चलिए चलते हैं सिंपल। फॉर्मल में पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं हम मतलब इनविटेशन, तो उसका समझ लेते हैं। तो यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसेस एंड मिस्टर एलपी गोयल दिल्ली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन 14th October 8:30 PM। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात क्या बोली थी, सबसे पहली बात बोली थी थर्ड पर्सन। अब देखते हैं, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, इनकेस आपको दिया है नाम तो ठीक है, वरना आप अपना सरनेम यूज करके इसको प्रयोग कर सकते हो। अब इसने क्या लिखा है, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेस एंड मिस्टर एलपी गोयल फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन। जिसका तक जो यहां लिखा था वो पूरा कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखना, यहां तक तो पूरा कॉपी किया। अब एट देयर रेजिडेंस एट 42 अशोक विहार। देखिए भाई साहब, अगर एड्रेस नहीं लिखा है तो खुद भी मेंशन कर सकते हैं आप, थोड़ा सा बढ़ेगा सेंटेंस और इसके भी मार्क्स होते हैं। आप एड्रेस अगर मेंशन करोगे इट विल लुक गुड, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब क्या किया उनने, एक्सेप्ट किया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे, दे अश्योर देम, दे किसके लिए यूज हो रहा है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के लिए। अच्छा देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए, पहले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की जगह मिस्टर शर्मा भी लिखा होता तो आप उस तरीके ही अश्योर देम, क्योंकि ये तो दो लोग हैं तो देम। तो ये है ग्रामर, ये आपको स्वयं से समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी ग्रामर सेक्शन में आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें ध्यान दूंगा कि दे अश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन टू विश द यंग बॉय मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये लाइन यहां तक पूरी यूज की जा सकती है कि किसी भी केस में। चलिए मैं एक सेकंड के लिए, आप सोचिए अमन की शादी होती अगर, तो क्या लिखा होता, दे अश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन टू विश द यंग बॉय। और अगर चलिए अमन की शादी है ना, टू विश द ब्राइड एंड ग्रूम मैनी हैप्पी, सॉरी, ब्राइड एंड ग्रूम ऑन देयर वेडिंग डे। क्या लिखते, ब्राइड एंड ग्रूम ऑन देयर वेडिंग डे। या फिर क्या लिखा है, जैसे यंग बॉय अमन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ग्रेजुएशन, मतलब समझिए अमन ग्रेजुएट हुआ है। तो ये आपका इवेंट बदल सकता है, ये आपका इवेंट बदल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्ग्रेचुलेशन इन सब का प्रयोग, बट ये सब तो कर सकते हो ना, दे अश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन टू विश, यहां तक पूरा यूज कर सकते हो। उसके बाद ये भी, दे फील डिलाइटेड विद द इन्विटेशन, ये भी आप जिसका तश प्रयोग कर सकते हो। कोई कमी, कोई परेशानी, कितना आसान है, आधे से ज्यादा आपको आंसर यहां पे मिल गया। जो मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं आप उन्हें एज ए सैंपल प्रयोग कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये आपकी मदद कर देगा 100%। अच्छे वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग कीजिए। देखिए ओकेशन बदल भी जाता है, तो यहां से यहां तक तो सेम चीज ही है ना, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस और बाकी चीजें तो क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएंगी एक्सक्लूसिवली, तो इस बात का खासा ध्यान रखिए। चलिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। अब यहाँ पे डिक्लाइनिंग है, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, यू हैव टू अटेंड करियर डे फंक्शन ऑन 15 February 20 at 2 PM, चीफ गेस्ट की तरह जाना है, आपको रिफ्यूज करना है। ठीक है, सिंपल। मिस्टर मोहन जलान, नाम नहीं दिया था तो अपने आप यूज कर लिया। आप अपना नाम ना लिखें, कोई भी फेक नेम लिख दें, या फिर ABCDXYZ ऐसा कुछ भी, क्योंकि नाम नहीं लिखना होता है, पेपर में अपना नाम नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे हमने यूज किया, वहां पे आपको नाम मिल भी जाएगा। मिस्टर मोहन जलान, जो आपको वहां पे मिले वही नाम यूज करना है। इन केस अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो ABCXYZ लिख सकते हैं, मिस्टर ABCXYZ, तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Mr. Mohan Jalan thanks the principal and staff of Government Senior Secondary School Alwar for their kind invitation to attend career function on 15। देखिए पूरी की पूरी वही इंफॉर्मेशन। अब यहां से रिजेक्ट किया है तो क्या लिखा है, बट रिग्रेट्स नॉट बीइंग एबल टू अटेंड ड्यू टू बीइंग बिजी इन एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है या बीमार है, कुछ भी परेशानी, आप जिसका तस ये भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन केस जब तक आपको बोला ना जाए कि ये कारण दो। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, आपको बस देखिए इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है बस सेम उतार दिया है, बिल्कुल सेम उतार दिया, जो था जस का तस लिख दिया और लास्ट में बस ये लिख दिया, कुछ अंतर नहीं पड़ा। समझ गए, अब चलते हैं अगले वाले पे। अब इनफॉर्मल तो बहुत सरल है,
राइट थैंकिंग मैसेज टू अनिल अनीता हुज इनविटेशन फॉर पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय यू। सुनील सुनीता, ये पूरा आपका इनफॉर्मल लेटर का क्या होता है, मतलब पूरा ये जैसा इनफॉर्मल लेटर हम करते हैं पूरा वही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एड्रेस लिख देते हैं, है ना, फिर क्या डियर अनिल, जो मतलब यहाँ पे पूछा गया था डियर अनिल, हमने उनसे बात कर ली, डियर अनिल से हम बात कर रहे हैं जी, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरी मैसेज की बॉडी। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप मन से चीजें लिख सकते हो क्योंकि इनमें आपको लैंग्वेज उतनी कठिन रखने की आवश्यकता नहीं है। बट इन जनरल मैं कोशिश, मुझे अच्छा तभी लगता है फॉर्मल में फायदा ये होता है कि उतना ज्यादा नहीं लिखना होता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट में आप योर सिंसियरली जो भी आपको नाम दिया गया उसको उपयोग करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अब क्या है, इन्फॉर्मेशन डिक्लाइनिंग। मिस्टर आरपी गुप्ता सन प्रवीण हैज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए फ्रॉम द यूएसए। फॉर दिस ही वाज ऑर्गेनाइज्ड टू गेट टुगेदर ऑन 15। अरे वाह, कोई भाई साहब इतना पार्टी रख रहा है, मतलब उनके पुत्र आए हैं दूर विदेश से। यू आर मिस्टर जे सोनी, फ्रेंड ऑफ मिस्टर गुप्ता, यू हैव रिसीव्ड द इनविटेशन। आप फ्रेंड हो तो जाहिर सी बात इनफॉर्मल ही जाएगा। फॉर योर इनेबिलिटी टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फिर से आपका वही सेंडर्स एड्रेस, फिर आपकी डेट आ गई, डियर गुप्ता, डियर जो भी उनका नाम है वो लिख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। तो ये, और फिर लास्ट में योर्स जे और सिंसियरली जे, जो भी आपको लिखना हो आपका कॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर ही ध्यान रख सकते हो, इसमें वैसा नहीं लिखा जा सकता, पर हाँ वो लाइंस यूज जरूर कर सकते हो। जैसे कितनी लाइन है, आप ये मना करने के लिए क्या यूज करोगे, आई वॉन्टेड टू बी विथ यू दिस इन दिस हैप्पी ओकेजन बट ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम I won't be able to come. Please convey best wishes to Praveen. Please convey my best wishes तक भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। Please convey my, क्योंकि अगर कुछ इस तरीके का आता है क्वेश्चन, लेकिन इतना पार्ट तो आप प्रयोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे इसमें भी अगर मैं देखूं, I will certainly be there on the occasion with my wife to wish you। देखिए ये थोड़ा अलग हो गया, बट we shall be reaching। अब इसमें भी आप कई बार ऐसी चीजें प्रयोग कर सकते हो, I will be certainly be there, बस I will certainly be there on the occasion। अब with my wife एक सेकंड के लिए हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, with my wife, है ना। And the bride a very happy prosperous married life। We shall be reaching, अब जो भी जगह पे बुलाया जा रहा है, we shall be reaching dash dash dash, ठीक है, बाय अवर पर्सनल व्हीकल एट अबाउट 6 PM। तो ये सब जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए इनका आप प्रयोग कर सकते हो और अपने भाई साहब अपने क्वेश्चन पेपर को इजी बना सकते हो अपने लिए, है ना, ठीक है। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब आ रहे हैं भैया हमारा रिपोर्ट ऑन एन इवेंट। चलो ठीक है, एक छोटी सी चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, कि जो आपका क्या इन्विटेशन रहता है, जो फॉर्मल वाला रहता है उसमें थर्ड पर्सन लगता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। और जो आपका इनफॉर्मल रहता है उसमें फर्स्ट पर्सन में भी आप फर्स्ट पर्सन में ही बात करते हो, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। फेवर अनफेवर और सॉरी फॉर और अगेंस्ट वाला हमने पढ़ा, पक्ष विपक्ष के बारे में कि उसे किस तरीके से अप्रोच करना है। जनरली सरल ही आते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है अच्छे शब्द अच्छे वर्ड्स का यूज करना है। अच्छा, और एक बात मैंने आपको क्या बताई थी कि हमारे नोटिस और कौन सा था हमारा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या, उनमें क्या यूज होता है, उनमें बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम लोग, पहली चीज ये। और उसके लिए मैंने आपको टेक्निक भी बता दी कि कैसे करना है। और नोटिस के में भी हमने पढ़ लिया कि 5 W है भाई साहब, उनको कर लिए अगर क्लियर तो हमारा हो जाएगा काम बहुत ही आसान। और जहां एडवर्टाइजमेंट वाली बात है, एडवर्टाइजमेंट बहुत सरल, हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, बस जस के तस उन्हें उतारना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे, कहां थे हम, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट पे। अब ये क्या करना है, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट होता है भैया आंखों देखा हाल, किसी भी चीज पे अपन करते हैं उसकी बातचीत हमें कुछ पता चलता है, हम फिर जाके उसे रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, ठीक है। अब अ रिपोर्ट ऑन एन इवेंट इज अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और प्रोग्राम। मतलब किसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है या कोई प्रोग्राम, कुछ भी उस जो ऑलरेडी हो चुका है, पहली बात तो वो चीज हो चुकी है, पास्ट टेंस में मतलब बता रहे होंगे, सेंटेंसेस बनेंगे। ये रीडर को क्या बताता है कि क्या हुआ, देखिए W what happened, when or where it happened, who participated and the outcome of the event, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 W है, लेकिन कैसे, what happened, when it happened, where happened, who participated और outcome क्या था, outcome मतलब भाई साहब क्या निकला उसका फल, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं भाई साहब, डायरेक्ट आ जाते हैं, फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट में ज्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि बॉडी भी उतनी ही मायने रखती है, बार बार ये बात बता रहा हूं क्योंकि पिछले साल टॉपर्स के हमने क्वेश्चन आंसर चेक किए हैं और ये बात बार बार सामने आई है
कि अच्छा लिखना बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब हेडिंग और टाइटल आएगा। वाई लाइन, भाई साहब किसने, भाई साहब नेम डेजिग्नेशन कौन रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टर का, है ना। प्लेस एंड डेट याद रखनी है आपको बहुत ही ज्यादा। उसके बाद इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले बताते हैं ना उसके बारे में कि निम्न जगह पे फलाना फलाना एक्सीडेंट हुआ जिनमें ये लोग इन्वॉल्व थे, इस तरीके की बातचीत तो पहले पूरा। फिर इसमें बातचीत होती है कि ये घायल हो गए, फिर इतने समय बाद पुलिस आई, फिर ये एम्बुलेंस गई, ये दुर्घटना का कारण ये था, ये सब बाद में आता है। ठीक है, बॉडी डिटेल, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, स्पीकर, पार्टिसिपेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये हमने बता दिया, दुर्घटना वाला बता दिया। लेकिन जैसे कोई एनुअल फंक्शन होता है तो क्या बोलते हैं कि इस स्कूल में, इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तारीख को एनुअल फंक्शन हुआ जिसमें कई नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुति दी, और फिर उसके बारे में कि कैसे इवेंट्स हुए, क्या क्या उसमें डांसेस हुए, कौन से कौन कौन चीफ गेस्ट था, तो ये सब बातें आती है। ठीक है, और फिर आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, अब सिंपली एग्जांपल से ही बेस्ट समझ में आता है। ये आपको ये है, ये आपके लास्ट मोमेंट के देखने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि भैया मिस क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स इसके हैं। और बाकी फिर जैसे अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल ऑर्गेनाइज द साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे, प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। अच्छा, कितनी कमाल की चीज है भाई साहब, आप मुझे बताओ। ये आपको कमाल के वर्ड दे दिए हैं, हु वेयर व्हेन भूल जाओ, जब ये मिल जाए तो और काम आसान हो जाता है। आपको पता है प्लानिंग पे बात करनी है, स्टॉल्स पे बात करनी है, जो मॉडल दिखाए गए हैं प्रदर्शनी में उन पे बात होनी है, इंस्पेक्शन और अवार्ड्स। अवार्ड्स मतलब इंस्पेक्शन हुआ, सबने मतलब जाके जो भी वहां पे जजेस वगैरह थे उनने सारे मॉडल्स देखे और फिर बाद में अवार्ड मिले होंगे, तो आपको पूरा समझ आ गया। ठीक है, अब यहां से सीधा चलते हैं, साइंस फेयर नो बैक डे। ठीक है, साइंस फेयर नो बैक डे किसने लिखी है भाई साहब, किसकी रिपोर्ट है, भाई अनामिका जी ने लिखी है, अ रिपोर्टर। ठीक है, जनरली रिपोर्टर भी लिख देंगे तो चल जाएगा। रजपुरा, अब डेट लिखना बहुत जरूरी है, डेट और आपका किस जगह पे, तो पहले अपन लिखेंगे जगह, पहले अपन क्या लिखेंगे, जगह लिखेंगे, फिर अपन लिखेंगे डेट। ठीक है, पहले जगह लिख दी, पहले प्लेस है ये, और फिर अपन ने लिख दी डेट। ठीक है, डेट, एग्जैक्ट टाइम नहीं लिख सकते क्योंकि एक इवेंट है, पूरा टाइम लगता है उसमें पूरा होने में, तो बस अपन प्लेस और डेट लिखेंगे। ठीक है, अ साइंस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रजपुरा ऑन सैटरडे 17 फरवरी एज नो बैग डे एक्टिविटी। ठीक है, ये आपको सिंपल इंफॉर्मेशन दे दी। एवरी सैटरडे अ नो बैग डे हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट इन द ऑल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन। It is an effort to reduce the physical burden on students and provide a day dedicated to alternative learning experience. The students from class. अब देखिए भाई साहब, ये आप यहाँ पे देखिए, अब अपन वो देखना शुरू करते हैं मेन चीज, ये सब चीजें यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, enrollment in the government schools of Rajasthan. It is an effort to reduce the physical burden on students and provide a day dedicated to alternative learning experience. The students from class 6 to 12 participate in the fair. ठीक है, they made planning for the fair. प्लानिंग आ गया। ठीक है, दे मेड स्टॉल्स, स्टॉल्स भी आ गए आपके। अब क्या, मॉडल डिस्प्ले है ना, इन द दे डिस्प्लेड मॉडल मैनी इन्वेंटिव साइंस मॉडल्स। ठीक है, मैनी इन्वेंटिव साइंस मॉडल। ठीक है, आ गया। अलोंग विद स्टूडेंट स्टाफ मेंबर्स अ नंबर ऑफ विजिटर्स फॉर द मॉडल्स एंड प्रेज देम, अ टी ऑफ इंस्पेक्टेड द मॉडल और द बेस्ट 3 मॉडल्स अवार्ड। भाई साहब 5 मार्क्स हो गए, वो पांचों चीजें यहाँ पे उनने मेंशन कर दी। अच्छा, अगर ये शुरू से भी लेके चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लगभग इतना तो आपको करना है, एक जनरल इंट्रोडक्शन और वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। पांचों चीजें मुझे मिल गई, मैं इसको देता हूं 5 मार्क्स। ऐसे होता है काम। ठीक है, अब ना एक और समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है, आपका स्कूल क्या करवा रहा है, प्लांटेशन प्रोग्राम करवा रहा है। यहाँ पे भी 300 प्लांट्स, मतलब देखिए हमने नेचुरली वो 2 क्वेश्चन ऐसे जोड़ लिए जिनसे हमें थोड़ा सा मतलब मटेरियल मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे जोधपुर की अपनी बात हो रही है, दोनों प्लांटेशन प्रोग्राम इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बस ये समझो कि एक रिपोर्ट लिखनी है, प्लांटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपना का जोधपुर में 100 शब्दों में लिखनी है। ठीक है, 300 प्लांट्स स्कूल विद द हेल्प ऑफ डिग्निटरीज एंड स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे और सम्मानीय लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या होगा, सेम चीज, भाई सिद्धि क्लास 12 सी, मतलब ये स्कूल की रिपोर्टर है मैडम, उन्हीं के द्वारा हमने लिखवाई है। देखिए जैसे आप स्कूल में होंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी क्लास मेंशन कर सकते हो, रिपोर्टर लिख सकते हो, वो सब चीजें मान्य है। ठीक है, पर ये क्या था, यहाँ पे बात हो रही है स्कूल की, यहाँ पे बात हो रही है स्कूल की साइंस फेयर। अब आपको दिया होगा योर स्कूल ऑर्गेनाइज साइंस फेयर ऑन नो बैक डे, प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे हम लोकल न्यूज़पेपर के लिए कर रहे थे, है ना। ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर के लिए कर रहे थे। यहाँ पे क्या, राइटर पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन। आप स्कूल मैगजीन के लिए लिखोगे
तो आप क्लास ही मेंशन करना तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो तो रिपोर्टर लिखनी पड़ेगा, लेकिन स्कूल मैगजीन में आप क्या लिखोगे, अपनी क्लास लिख सकते हो, ठीक है। नाम वही लिखना है जो आपको एग्जाम में दिया हो, अदरवाइज ABC XYZ कुछ भी लिखना, नाम मेंशन नहीं करना होता, ठीक है। जोधपुर 6 जून आपका ये है। फिर बाकी का सारा आपने मटेरियल लिखा, उसमें क्या लिखा, अरेंज द प्लांटेशन प्रोग्राम ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 300 सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन डे। ऑल जो चीजें आपको दी गई थी यहां तक तो सेम ही लिखा हुआ है। डिग्निटरीज एंड मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। जस्ट का जो यहाँ पे दिया गया था, 300 प्लांट्स इन स्कूल एरिया विद द हेल्प ऑफ डिग्निटरीज, तो ठीक है, आधे से ज्यादा तो आपका वहीं से हो गया। फिर यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन जोड़ी गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फिजिक्स लेक्चर सर TC भार्गव ने क्या बोला, ये सब बातचीत। तो ये मैं सच बताऊं, ये आप पे दारोमदार है कि आप कितना लिख सकते हो, कितना लिखना चाहते हो। ये आपको कोई मैं टॉपिक दे दूं, एक सेकंड के लिए आप सोचो, मैं आपसे पूछता हूं, इसको पॉज करो, प्लांटेशन भूल जाओ। मैं आपको बोलता हूं कि आपके स्कूल में पेट्रोटिंग सॉन्ग कंपटीशन हुआ है ना, राष्ट्रभक्ति गीत गाते हैं जिसमें हम देशभक्ति गीत गाते हैं, कंपटीशन हुआ। तो आप अपने मन में सोचो कि आप क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या चीजें होती हैं। देशभक्ति मतलब राष्ट्रभक्ति कंपटीशन हुआ तो मतलब होता है 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को होता है, ठीक है, पहली चीज। उस दिन क्या मिठाइयां बांटी जाती हैं, ये भी आप लिख सकते हो। लोगों ने देश के तराने गाए, देश के ऊपर गीत गाए, है ना। और हमारे प्रिंसिपल सर गेव स्पीच ऑन पेट्रोटिज्म। ही told students ki how patriotism is very important for our country and what are the duties of students। मतलब ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, आप कितना सोच सकते हो उस पर डिपेंड करता है, वरना कोई सीमा है नहीं इसकी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम आ जाते हैं भैया, ये हो गया अपना रिपोर्ट्स पे भी हमने पूरी बात समझ ली, फॉर्मेट समझ लिया, लगभग पैराग्राफ जैसी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने अभी पेट्रोटिंग सॉन्ग कंपटीशन का आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप मन में सोचिए कि आप कितना दूर तक सोच सकते हो। अगर आपकी सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छी है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कर सकते हो बहुत सारा काम। अगर आप पैराग्राफ्स आ जाए तब क्या करना है। पैराग्राफ बाकी बहुत अच्छा है, पैराग्राफ देखिए सेम चीज है, आर्टिकल जैसी, सॉरी रिपोर्ट जैसा है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें वो फॉर्मेट भी मायने नहीं रखता होता, ये तो निबंध जैसा है, आपको एक निबंध लिखना है। तो निबंध तो अगर आपको ऐसा टॉपिक मिल जाए जिसके बारे में आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन हो तो बेस्ट गो है। A paragraph is a group of related sentences that develop main idea clearly and systematically, ठीक है। मतलब पैराग्राफ डिफाइन करते हैं, मतलब सिस्टमैटिकली भी लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि पहले पैर बता दिए फिर सर की बात कर रहे हैं, नहीं, मतलब एक एक करके सब पे आना है। स्ट्रक्चर ऑफ गुड पैराग्राफ क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया, ठीक है, जो आपका सेंटेंस होता है स्टार्ट होता है मेन आइडिया होता है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो साथ में आते हैं वो बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, एग्जांपल्स बताते हैं, रीजन बताते हैं, जो भी टॉपिक है। कंक्लूडिंग क्या होता है, लास्ट में समराइज करते हैं। सिंपल है, 3 पार्ट्स में बनी है बॉडी, आपको बताना है मेन आइडिया, फिर उसके बारे में ढेर जानकारी, जो एक्स्ट्रा जानकारी है, फिर उसको कंक्लूड कर देना है, समराइज कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले बात पे। Our state has recently witnessed the legislative elections, जो elections हुए हैं, based on your experience and using the clues given। अब भाई साहब अगर क्लूज मिल जाए तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो मैंने आपको पिछले में बताया, इनसे ज्यादा आसान फिर कुछ नहीं होता। देखिए, वेरियस पोस्टर अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन, क्यूज ऑफ पीपल, लोगों की लंबी लंबी लाइन है, ऑफिसर्स इनसाइड द बूथ, देयर वर्क एंड हाउ द ईवीएम वर्क्स, आपको तो सब मिल गया। अब बताओ इन पे कितना लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है ना। आपको बस एक सीन बताना है पोलिंग स्टेशन का, और वो भी 100 शब्द में, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको मिल गए। 20-20 शब्द भी लिखोगे, इनको ही डिफाइन करोगे तो भी निकल जाएगा। अब क्या लिखा है, द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस इन राजस्थान इन नवंबर, अ पोलिंग बूथ वाज सेट अप इन द स्कूल, ठीक है। आपने बस एक क्या लिखनी है, बस एक हेडिंग बनानी है, वो भी आपको दी हुई है, यहीं पे दी हुई है, क्या लिखना है, द सीन ऑफ अ पोलिंग स्टेशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहली चीज क्या है, वेरियस पोस्टर्स ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। देयर वर मेनी पोस्टर्स फॉर द अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन, ये सब हो गया, ठीक है। लॉन्ग क्यू की बात भी यहीं हो गई, लॉन्ग क्यू की बात हो गई। चलिए लास्ट पे आते हैं, क्योंकि बाकी हाउ द ईवीएम वर्क्स, ठीक है, कहीं ईवीएम लिखा है, आपको ईवीएम दिख रहा है, पोलिंग बूथ, the name, the second polling officer took the left hand, right hand, VVPAT showed the slip to the confirmed casting of the vote to the candidate, or the polling agents had identified the voter, maintained law and order, left hand gave a slip to cast the vote। और यहीं पे द पोलिंग एजेंट्स की भी बात हो गई, क्या यहाँ पे जो अफसर्स की हम बात कर रहे थे, ऑफिसर्स इनसाइड द बूथ,
तो ये पोलिंग ऑफिसर ही होते हैं, उन्हीं के बाद उनके वर्क की भी बात हो रही है। द पोलिंग एजेंट्स हैड टू आइडेंटिफाई द वोटर, ये उनके वर्क की बात हुई। द सेकंड पोलिंग ऑफिसर टुक द साइन ऑफ द वोटर इन द रजिस्टर, अप्लाइड इंडेलिबल लिंक ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, गिव अ स्लिप टू कास्ट वोट। पोलिंग ऑफिसर, अब देखिए ये आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा बैलो बटन, ठीक है, ये ईवीएम की बात भी हो गई। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जब दोनों चीजें आएंगी तो ये टॉपिक ही होंगे। जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोटिक डे, मतलब पेट्रोटिक सॉन्ग कंपटीशन वाला डे, यहाँ पे हमने एक कठिन चुना द सीन ऑफ पोलिंग स्टेशन, लेकिन ये क्या है, ये सबसे आइडियल लिख दिया हमने। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही पूछा जाए, क्योंकि ये कठिन हो सकता है, क्योंकि शायद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे मेरे जिन्होंने अभी तक वोट भी नहीं दिया होगा, बहुत मतलब ज्यादातर ही वैसे होंगे, है ना, 18 साल से वाले वोट नहीं दे सकते। तो इस तरीके से नहीं पूछा जाता, ये तो बहुत कठिन हो जाएंगे, लेकिन आपको सिंपल टॉपिक्स मिलेंगे। लेकिन आपको जो साथ में अगर क्लूज मिलते हैं उनका अगर आपने जस्ट का तसिन सारी चीजों को मेंशन कर दिया तो आपके फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स, प्लेजर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, ये तो अभी का है, अभी क्वेश्चन मेरे ख्याल 2025 का है मेरे ख्याल से क्वेश्चन। अब बताइए ये कितना इजी है, कुछ भी नहीं दिया तो इसमें कोई भी आदमी लिख सकता है। मुझे यकीन है आप लोग एक ना एक तो सुबह गए होंगे, आपके माँ बाप ने भी आपको सुबह घूमने जाने के लिए बोला होगा। मॉर्निंग वॉक है सो मेनी एडवांटेज, द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थ, कीप्स योर माइंड फ्रेश एंड फिट। ठीक है, ये आपने टॉपिक मतलब क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इट ऑल्सो की सो मेनी डिसीजेस अवे, डॉक्टर ऑफ एन एडवाइस, ये आप उसको और बता रहे हो उसके बारे में। अब लास्ट में देखना, इट इज अ टॉनिक फॉर बॉडी एंड माइंड, इट कॉस्ट नथिंग बट गिव्स अस द वेल्थ, सो वी शुड टेक द प्लेजर्स। ठीक है, और अपने कंक्लूड भी कर दिया। तीनों पार्ट आपको जो शुरू से समझाए गए थे, आपने अगर उनको कर दिया अच्छे से तो आपका काम भाई साहब पूरे तरीके से खत्म। अब आ गए भाई साहब अब हमारे लेटर्स वाले पार्ट पे। इसमें कितने मार्क्स की बात हो रही है, इसमें बात हो रही है भाई साहब 5 मार्क्स के पूरे। अच्छा, इससे पहले जो हमने शॉर्ट कॉम्पोजिशन की, लॉन्ग कॉम्पोजिशन की, आपने एक बात चेक की होगी। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में बेसिकली स्ट्रक्चर मायने रखता है, कुछ चीजें आप समझ गए, फॉर्मेट की बात नहीं करो, स्ट्रक्चर की, ये चीजें लिखने से काम बन जाएगा। लॉन्ग कॉम्पोजिशन में हमने देखा बहुत सारा खेल है आपकी सेंटेंस मेकिंग और ग्रामर का, मतलब आपका खुद का भी ज्ञान आपको उस पे वहां पे उड़ेलना पड़ेगा, बढ़िया करना पड़ेगा। लेकिन लेटर राइटिंग में खेल हो रहा है दोनों चीजों पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लगेगा और साथ साथ आपको खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और वो सब हम कैसे करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं अब किस चीज की बारी है। अब इसमें क्या क्या आता है, लेटर राइटिंग का एसेंशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आएंगे। फॉर्मल लेटर क्या होता है, लेटर रिटन फॉर ऑफिस बिजनेस फॉलोज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। लेटर क्या होता है, एक पत्र होता है जिसमें दो तरीके का होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में क्या होती है, लैंग्वेज पोलाइट होती है, और फॉर्मल होती है, जैसे मैंने बोला वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का प्रयोग नहीं होता, आई एम, विल। ठीक है, लेटर रिटन फॉर ऑफिस और बिजनेस पर्पस, मतलब जैसे आप किसी ऑफिस से आप किसी मतलब व्यवसाय के लिए लिख रहे हो। इनफॉर्मल क्या होता है, लेटर रिटन टू, जब आप फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हो तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है अपनी भाषा का। ठीक है, जाहिर सी बात है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, बिजनेस टू ऑफिशियल, बिजनेस ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर को लिखते हैं हम, एप्लीकेशन जॉब के लिए लिखते हैं, ठीक है, जो अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, बिजनेस ऑफिस में क्या होता है, इंक्वायरीज होती है, किसी चीज की जानकारी चाहिए हो या किसी चीज की शिकायत करनी हो, किसी के ऑर्डर देना हो, रिप्लाई करना हो, और या फिर किसी प्रकार की किसी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, फॉर्मल लेटर का क्या है, सेंडर्स का एड्रेस आएगा, फिर आपका डेट आएगा, फिर आपका रिसीवर्स का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मैम, बॉडी आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, थैंक यू, ये सब, नेम ऑफ द सेंडर आएगा, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर आएगा। ठीक है, कुछ गलत, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो आपको रटा हुआ है, ये आपको रटा हुआ है। फिर वही बात कर रहा हूं, मैंने बार बार एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे लेक्चर में, कि भाई साहब उन लोग देखते हैं कि आप क्या लिखते हो। अगर आप बस ये सोच, ये आपकी बेस्ट बेट हो सकती है, आपकी बेस्ट शर्त है कि हाँ यकीनन कि मैं फॉर्मेट बिल्कुल सही लिख के आऊं, इतना बेहतर लिख के आऊं कि वो ज्यादा नजर ना गड़ा के देखें, लेकिन वो देखते हैं और एक ही नजर देखते हैं, अगर उनको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो फिर हो जाता है काम, मेरा मानना है। ठीक है, यू आर समीर द टूर इंचार्ज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, यू आर राइट, you write a letter to the national travel agency Ajmer inquiring about the charges, facilities and all other necessary details। ठीक है, बिजनेस लेटर लिख रहे हैं। अब ये कब पूछा गया था भाई साहब, 2017 का पेपर है, प्रताप सीनियर सेकेंडरी अजमेर। ठीक है, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। XYZ स्कूल भी लिख दोगे तो कोई XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अजमेर जहां से भी पेपर दे, जहां से पेपर दे रहे हो वहां का लिख देना, ठीक है ना।
और फिर लिख देना वो जगह अपनी अजमेर जो भी सिटी हो, फिर अपन को आएगी क्या, डेट, ये तो सब आपको पता है। फिर आपका द मैनेजर, ये उनके बारे में है ना, द मैनेजर द नेशनल ट्रेवल एजेंसी अजमेर, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिसीवर्स का एड्रेस भी लिख दिया। अब रिसीवर का एड्रेस यही होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख देना, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, अनटिल अनलेस दिया ना हो अलग से कुछ। द मैनेजर द नेशनल ट्रेवल एजेंसी अजमेर, सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस एंड फैसिलिटीज ऑफ अ टूर, ठीक है। आप किसी टूर पे जाना चाहते हो और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो। डियर सर, सैल्यूटेशन आ गया। प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर इज प्लानिंग ऑफ 3-day टूर टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द समर। अच्छा, एक बात बताता हूं कमाल की, 5W हर जगह काम आते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भरने में मदद करते हैं। अब जैसे वॉट तो इन्होंने बता दिया कि हमें नेशनल ट्रेवल से बात करनी है, अबाउट चार्ज एंड फैसिलिटीज एंड ऑल अदर नेसेसरी डिटेल। अब आपको बनाना है पूरी इंफॉर्मेशन, तो वो किस चीज पे जाना चाहते हैं, समर ब्रेक पे कहीं पिकनिक पे जाना चाहते हैं, किसी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह पे जाना चाहते हैं। कौन कौन लोग जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ हु, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और 12th, ठीक है। कहां जाना चाहते हैं, वेयर, दिल्ली। अभी देयर आर 180 स्टूडेंट। अच्छा, यहां पे लिखा तो नहीं है, आप व्हेन भी मेंशन कर सकते हो कि हम अगले हफ्ते जाना चाहते हैं या अगले महीने जाना चाहते हैं, तो वो और इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप 5W का प्रयोग करोगे, अब जैसे W में हु में 180 स्टूडेंट्स, यहाँ भी 180 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो आप बेहतर लिख पाओगे, आप एक स्ट्रक्चर के साथ लिख पाओगे, वो 5W का ध्यान रखोगे, ठीक है। अब उसने क्या क्या डिटेल मांगी, ऑब्वियसली डिटेल मांगी, तो कैसे आप हमें कैसे अकोमोडेट करोगे, हमें कहाँ रखोगे, नंबर ऑफ रूम्स कितने दोगे, उनके चार्जेस क्या होंगे, अरेंजमेंट क्या, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का क्या होगा, और अरेंजमेंट ऑफ 4 लग्जरी बसेस जो साथ में घूमेंगी। योर्स फेथफुली समीर, टूर इंचार्ज, ठीक है। टूर इंचार्ज ने इसलिए लिख दिया है क्योंकि भाई साहब मुझे भूल ना जाना, मैं टूर का इंचार्ज हूं, ठीक है। अब राइट अ लेटर टू अजय ट्रेडिंग कंपनी रिगार्डिंग सप्लाई फॉर स्पोर्ट्स एंड आर्टिकल टू योर क्लब, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी फॉर्मल लेटर है आपको कि सप्लाई है, आर्टिकल्स मतलब जो अपने स्पोर्ट्स के लिए चाहिए होते हैं उनकी बातचीत हो रही है। एक्सेल क्लब, सदर बाजार, हनुमानगढ़। फिर आ गई अपनी डेट, और फिर आ गया भाई साहब अपने जो अजय ट्रेडिंग कंपनी जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका पता भी आ गया, सब्जेक्ट आ गई, डियर सर्स वी रिक्वेस्ट यू टू, डियर सर we request you to supply us the following item as per our rates by passenger train forward the railway reception received through the State Bank of India हनुमानगढ़। मतलब डायरेक्ट मंगाने की बात हो रही है सामान, ये आपने वहां पे मेंशन कर दी। अच्छा, इनमें आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो जितनी ज्यादा चीजें पढ़ी होंगी उतनी काम में आएंगी। पर क्या होता है, फॉर्मल लेटर तो कुछ भी हो सकता है, किस्मत की बात है, आप लोगों ने 2-2 3-3 बिल्कुल ही कट टू कट तैयार किए होंगे मुझे यकीन है, लेकिन कुछ को बस ऐसे कि हाँ, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ लिया है कि अगर भाई साहब बहुत ज्यादा ही परेशानी हो गई तो करके तो कुछ ना कुछ आ जाऊंगा, है ना। पर अभी हम जब सीवी वाले पे आएंगे तो इसकी बात करेंगे, जिसमें रिज्यूमे भेजते हैं, नौकरी वाला अभी बताता हूं। यू आर रश्मि और राजकुमार लिविंग इन अजमेर, राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल कमीशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। मतलब वो कहते साफ सफाई नहीं होगी, तो उसके बारे में बातचीत यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो क्या है, वही पता, फिर आपका क्या डेट आ गया, म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अजमेर, सब्जेक्ट आ गया, डियर सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट अवर स्ट्रीट इज वेरी डर्टी, द स्वीपर डू नॉट क्लीन। ये उनमें से है, मुझे यकीन है, ये उन वाले लेटर्स में जो आपको याद है, लेटर फॉर एडिटर और लेटर फॉर मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई डर्टी मतलब आपकी जो नॉन सैनिटरी कंडीशंस रहती हैं, मतलब यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, सब आपको याद करना आसान होता है क्योंकि ये आप इमेजिन कर सकते हो, वैसा लिख सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे होता है टेक्निकलिटी वाला पार्ट है, वैसे तो सरल है लेकिन ये याद करने का क्या उतना फायदा है, नहीं पता आएगा तो फायदा है, नहीं तो वरना फालतू इन्फॉर्मेशन ही। पर ये वाले आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले या फिर आपको एडिटर वाले आते हैं। अब देखिए, एडिटर के लिए पूरा ड्रेनेज सिस्टम वाला आता है, 2024 में आया भी। यहाँ देखो, यहाँ पे मतलब सेम चीज ही उपयोग हुई ना, सीवेज सिस्टम की बात हो गई, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, तो ये सब आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कमाल की चीज क्या है, यहाँ पे तो हिंट दिए हुए, जब हिंट दिए हैं, अब जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अब 5 पे क्या हम 20 लाइन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते सर, वैसे 20 लाइन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पुअर ड्रेनेज की बात हुई थी हिंट में, तो वो भी हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया। शैलो स्मॉल साइज ड्रेन्स की बात हुई थी, वो भी हमने कर ली। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बॉडी है बेसिकली अगर आपको हिंट्स मिल जाए तो उनका प्रयोग, लेकिन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा लिखोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मेट का 1 मार्क्स ही मिलना है, तो उसमें कितना दिमाग लगाए यार, है ना।
अब आ जाते हैं भैया अपनी एक कमाल की जो चॉइस होने वाली है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है जॉब एप्लीकेशन। सीवी डालना पड़ता है इसमें भाई साहब, फॉर्मेट में परेशान नहीं होना। अभी तक क्या है, फॉर्मल लेटर में मैं यही बात कर रहा था कि हो सकता है कि आपने जो पढ़ा हो वो आए या ना आए, फिर आपको बहुत अलग से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें फिर भी बहुत अच्छे चांस है कि 80% तक इस पर कंट्रोल लिया जा सकता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। सिंपल वही सेम चीज, वही फॉर्मेट, आपकी डेट है, आपके सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस सब डला हुआ है जस्ट का तस, लेकिन in response to your advertisement in Dainik Bhaskar dated 7 September for the post of clerk, I submit my candidature for the same. अब देखो यहां पे क्या लिखा है, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विथ योर रेज्यूमे। ठीक है, क्लर्क बस बोला गया है। अगर इंफॉर्मेशन दी है दैनिक भास्कर या किसी भी आपने अखबार के लिए देना है या टेलीविजन के लिए देना है तो उसका मेंशन कर देंगे। लेकिन देखो, इन दैनिक भास्कर, इन दैनिक जागरण, जो भी है, डेटेड 7 सितंबर, डेट आपको मन से लिखने दे दी तो मन से डाल देना, उसी दिन की डाल देना, कोई बात नहीं। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क आई सबमिट माई, अगर क्लर्क के लिए है, स्टेनो के लिए है, टाइपोग्राफ, मतलब जिस चीज के लिए भी है उसका यहाँ पे मेंशन। आई सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, माई रेज्यूमे इज इनक्लोज्ड हियर, इफ आई एम गिवन अ चांस। सेम चीज लिख सकते हो किसी भी प्रकार की जॉब के लिए, इंस्टीट्यूशन का नाम और डेट चुन लेना, उसमें भी गलती मत कर लेना, और कुछ भी लिख सकते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, सब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगला पॉइंट ज्यादा मेन है, वो है आपका रेज्यूमे, और रेज्यूमे में बस इतने भी चीजें मेंशन कर दी। इनक्लोज रेज्यूमे, रेज्यूमे जो आपने साथ में भेजा, नाम लिखना है, पापा का नाम, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर। अच्छा, यहाँ पे आपको जो नाम दिया है वही उपयोग करना है, इनकेस नहीं दिया हो तो कुछ भी XYZ लिख देना, XYZ, नाम वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, फेक एड्रेस वगैरह। क्योंकि देखिए, मोबाइल नंबर लिख के आ जाओ, वरना वहां पे नहीं, बस 9 लिख के बस ऐसे XX लगा देना 10 बार, ठीक है, कुछ नहीं, 10 बार नहीं, 9 बार, मतलब टोटल 10 नंबर होते हैं ना। तो और आपको क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब लिखो तो उस हिसाब से लिख देना, क्वालिफिकेशन जो आप जिस जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये अपने मन से लिख देना, या जस्ट की तरह इसका भी प्रयोग कर सकते हो, एक्सपीरियंस लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। तो ये चीजें मत भूलना। आप इसमें हॉबी भी ऐड कर सकते हो, वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब मैंने देखा है पुराने साल के पेपर में बच्चे लिखते हैं, पर वो आपका कॉल है, लेकिन इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन लिख के आना कंपलसरी है, मैं तो मानता हूं इतना सबसे जरूरी है। ठीक है, उसके आप जो भी लिखते हो, फिर आपको लगता है कि मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, हॉबी जैसे मैंने बताया, तो ये सब चीजें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया। तो मैं वही बताने की आपको कोशिश कर रहा था कि मेरे हिसाब से जॉब रेज्यूमे आपका बेस्ट हो सकता है। आपका मतलब जब आप जो इसके लिए लेटर लिखना, मुझे लगता है कंसिडरेबली ज्यादा आसान है, इन केस अगर आपको एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स बच्चे काफी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उस थीम पे नहीं आते हैं, उस तरीके से नहीं आते, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कमाल का आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमने कर लिया भाई साहब राइटिंग स्किल को पूरे तरीके से कंप्लीट। हम समझ चुके हैं कि हमें अपना क्या अप्रोच रखना है, कैसे लड़ना है भैया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, टॉपर्स क्या करते थे और हमें क्या अप्रोच रखना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप यहां से बहुत कुछ सीख के और समझ के जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो भाई साहब, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको तुरंत उसका जवाब पहुंचा दूंगा। और इसी तरह रिविजन से जुड़े रहिए। जय हिंद।